तो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। सभी लोग बेटा अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें, ठीक है। और जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं फिजिक्स में रिवीजन के लिए, आप लोग उनके नोट्स बेटा जरूर बनाएं, ठीक है। रिवीजन करें, सेशन को लाइक और शेयर किया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज बच्चों हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो कि है कैपेसिटर यानी संधारित्र। आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सभी लोग इसको अच्छे ढंग से रिवाइज कर लो और इसकी प्रैक्टिस भी कर लो। अभी एक कैपेसिटर की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली क्लास भी हम लोग करेंगे, जिसमें आपको इसके क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, संधारित्र, जिसको क्या कहते हो, कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हो, कैपेसिटर। और कमेंट करके सब लोग जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना। क्लास को पढ़ने के बाद बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। जैसे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो यानी कोई भी चालक हो, तो जब आप किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो या किसी भी चालक को जब कोई आवेश दिया जाता है, तो आपने ये पढ़ा कि ये जो कंडक्टर होगा ये अपने में चार्ज को स्टोर रखता है, आवेश को कलेक्ट करता है यानी संचित करता है। स्टोरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उनको जब आवेश दिया जाता है तो वो चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि कोई भी एक ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो आवेश को संचित करने के काम आती है, फॉर द स्टोरेज ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसी युक्ति जो आवेश का संग्रहण करे, आवेश को स्टोर करे, ऐसी युक्ति को या ऐसी डिवाइस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्या बोलते हो, कैपेसिटर। यह बात सभी को समझ में आ गई कि कैपेसिटर क्या है। क्या होता है बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। कोई भी एक ऐसी युक्ति जो चार्ज को स्टोर करे, आवेश को संचित करे, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर। ये बात सभी को समझ में आ गई। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति जो चार्ज को स्टोर करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है ना। आवेश को एकत्र करने का जो चालक है वो क्या कहलाता है, संधारित्र, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में पंखे होते हैं, फैन, ठीक है, तो इनको चलाने के लिए एक कंडेंसर लगा रहता है। ये कंडेंसर क्या है, ये कंडेंसर एक प्रकार का संधारित्र ही है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। हमारे घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना, वो सब अल्टरनेटिंग सर्किट यानी एसी सर्किट से चलते हैं। इसको बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये सारे परिपथ बच्चों क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा से जो अल्टरनेटिंग करंट है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे भी, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अल्टरनेटिंग करंट जानते हो, पहली हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में और दूसरी हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में चलती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इसका बिहेवियर होता है बच्चों पल्सेटिंग यानी स्पंदित धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में
जो धारा होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग मतलब 0 से T/2 तक ये एक डायरेक्शन में, और T/2 से T तक ये दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी उपकरण हम लोग यहां पर लगाएंगे जिसमें अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज होगा, क्यों भाई, तो वो कॉन्टिन्यूअसली यानी उसमें सतत धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि 0 से T/2 में करंट एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, और T/2 से T दूसरे डायरेक्शन में पॉजिटिव। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना? तो किसी भी ऑपरेटर्स को, जैसे कोई फैन है, हीटर है, टेलीविजन है, कुछ भी आप मान लो, आप जब उसको इससे ऑपरेट करोगे तो इसमें पल्सेटिंग करंट जाएगी, स्पंदित धारा। और ये पल्सेटिंग करंट के कारण इसका जो व्यवहार होगा, इसका जो बिहेवियर होगा, है ना, वो इस प्रकार का होगा कि जैसे वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस होंगे, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, इसको एक नियत ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेंटेन ये नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग पहले क्या लगाते हैं बच्चों? कंडेंसर। कंडेंसर को संधारित्र भी कहते हो। दिस इज द कंडेंसर। देखो, अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गया ना, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे इसमें कोई अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लगाया, तो पहले ये कंडेंसर क्या करता है? अपने अंदर चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर वो उस एनर्जी को या चार्ज को इस उपकरण को भेजता है या इस सर्किट को ट्रांसफर करता है, जिससे इसको नियत धारा या नियत वोल्टेज पर ये चलता है। तो बेटा ये वर्क होता है कंडेंसर का। कंडेंसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हो? संधारित्र, यानी इंग्लिश में कैपेसिटर। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको बेटा समझ में आ गई कि अगर हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ में संधारित्र को लगा देते हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग बच्चों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है सर्किट में? ठीक है, कैपेसिटर बच्चों क्या करता है सर्किट में? एक स्टडी करंट बना देता है, धारा का प्रवाह निरंतर कर देता है। स्टडी, स्थायी धारा। ठीक है, इसलिए कंडेंसर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन या यूज होता है। तो आपने देखा होगा जो टीवी है, क्यों भाई, जो फैन है, रेफ्रिजरेटर है, जितनी भी डिवाइसेस ऐसी होती हैं, चाहे वो एलआर सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, एलसीआर हो, आपने पढ़ा भी होगा, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको नियत रूप से विद्युत धारा का प्रवाह उनमें करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उनमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है, यानी आवेश को संचित करती है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए, अर्थात आवेश को एकत्र करने के लिए या आवेश का संचय करने के लिए हम लोग बेटा किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर का। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलो भाई, यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब जैसे आपसे एग्जाम में कह दिया जाए संधारित्र क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई कैपेसिटर, तो आप यहां से बच्चों इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, आप यहां से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार और आकृति को बिना बदले उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। बहुत एप्लीकेशन होते हैं बेटा इसके, ट्वेल्थ में भी और ट्वेल्थ के बाद में भी
इसके बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है, आप पढ़ोगे। कैपेसिटर इज अ डिवाइस in which we can store sufficient amount of electric charge without changing its shape and size। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि कैपेसिटर क्या है? तो अगर आपसे कहा जाता है संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई कैपेसिटर, तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हो और आप इसको समझ भी सकते हो। तो नोट्स सब लोग जरूर बनाते रहो। और अभी मैंने आपको इसका एक सिग्निफिकेंस बताया है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा, वो पल्सेटिंग होता है, स्पंदित। तो अगर डायरेक्ट आप इसको किसी सर्किट में लगा दोगे तो वो सर्किट डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग पहले रास्ते में क्या लगा लेते हैं, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है, ये कैपेसिटर इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में हमको एक कांस्टेंट करंट या एक नियत धारा को प्रदान करता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, और आप लोग भी जरा क्लास को शेयर किया करो, है ना। आप लोग भी क्लास को शेयर किया करो और नोट्स बेटा अच्छे ढंग से बनाओ। संधारित्र की बात सबको समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। संधारित्रों को बेटा कई कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन जो मेन कैपेसिटर है उसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, है ना, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा। उसके बाद IIT JEE की परीक्षा में, नीट के एग्जाम में, है ना, NDA के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 बच्चों होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग कहते हैं गोलीय संधारित्र। और नंबर 3 जो होता है बच्चों, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। क्या नाम इसका? बेलनाकार संधारित्र। तो कितने प्रकार के संधारित्र हैं? नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 गोलीय संधारित्र, और नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इनके टाइप्स को जरूर तैयार कर लो बेटा। क्या यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? सभी लोग नोट्स जरूर बनाते रहो। अगर आप नोट्स को बेटा बनाते रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहो, ठीक है। और देखो, अगर बेसिक आपका अच्छा तैयार हो गया, आपने हर टॉपिक को बेसिक से या फंडामेंटली अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया, तो ये मान लो तुम्हारी तैयारी बेटा बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट किसी टॉपिक में जाने की बजाय पहले आप उसका बेसिक अच्छा पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। संधारित्र की धारिता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी भी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए चार्ज और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स। इसने जो प्लेट शब्द यूज किया है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसने बताया है। किसके लिए?
समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये बात आपको क्लियर है? उसने ये जो टर्म बोला है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही बोला है। सभी लोग जानते हो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें धातु की बेटा दो प्लेटें होती हैं, P1 और P2, टू मेटल प्लेट्स। ठीक है? और ये जो प्लेटें होती हैं P1 और P2, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है V, और एक प्लेट का चार्ज होता है प्लस Q और दूसरे का चार्ज होता है बच्चों माइनस का Q। ठीक है? एक का चार्ज होता है प्लस Q और दूसरे का चार्ज बच्चों क्या होता है? माइनस का Q। तो किसी भी एक प्लेट को दिए गए चार्ज कैपिटल Q या स्मॉल q जो भी लिखो, और दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर, इसका अनुपात ही बेटा क्या कहलाता है? संधारित्र की धारिता अर्थात कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है? तो ये डिफिनीशन सब लोग तैयार कर लो। संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर आता है, इसके अनुपात को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। ठीक है? V को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, हिंदी में क्या बोलते हो? विभवांतर। विभवांतर है ना? और Q क्या है? संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश। सारी बात सबको समझ में आ गई? तो वही डिफिनीशन आपको बताया गया है। किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए चार्ज और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है ना? तो ये तो डिफिनीशन का पार्ट है, आप लोग उसको जरूर तैयार भी कर लेंगे और सभी बच्चों को याद भी होगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। और आपके सामने ये जो बना हुआ है इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो अलग से भी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे ढंग से इसको सभी बच्चे जरूर तैयार कर लें। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स। देखो नाम ही है पैरेलल प्लेट्स, तो बच्चों ये दो प्लेटों का एक संयोजन है। ऐसा बहुत ध्यान से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट है। एक प्लेट है P1 और एक P2। पहली वाली प्लेट को चार्ज दिया जाता है बच्चों प्लस Q और दूसरी वाली प्लेट के बाहरी सरफेस को अर्थिंग दे दी जाती है, अर्थ। और दोनों प्लेटों के बीच का गैप होता है D और इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल E। बेटा ये अरेंजमेंट या ये समायोजन क्या कहलाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहलाता है बोलो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? तो धातु की दो समतल और समांतर प्लेटों का एक संयोजन है ये। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन एंड पैरेलल शीट्स ऑफ मेटल। धातु की दो समतल व समांतर प्लेटों का युग्म जिसमें आवेश एकत्र किया जाता है, आवेश को एकत्र किया जाता है, वह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज ए कैपेसिटर मेड बाई
टू प्लेन एंड पैरेलल metal sheets which are kept at some distance from each other। ठीक है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित होती हैं एंड a sufficient amount of charge can be stored in it। ये बात सभी को समझ में आ गई कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? धातु की दो समतल और समांतर प्लेटों का वह युग्म जिसमें आवेश को एकत्र किया जाता है वह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप सभी को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है पैरेलल प्लेट का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसी बात पे सब लोग जरा सेशन को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और शेयर भी करो, है ना, शेयर भी करो। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो आप फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटा बहुत नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छी बात, यहां तक सारी बात सभी को क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर होता क्या है। अब जैसे ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो दो मेटल प्लेट्स P1 और P2 से मिलकर बना है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। ये होता है धारिता का फार्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसको बोलते हो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ए को क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेटों का क्षेत्रफल। और डी को बच्चों क्या बोला जाता है? प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे आप इस फार्मूले को डिराइव करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लेटों के बीच में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ना सभी लोगों को? और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q अपॉन ए। सिग्मा को क्या बोलते हो? आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस सिग्मा की वैल्यू को जब आप यहां पर रखोगे तो फार्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। है ना, बिल्कुल इजी। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाल करके सिग्मा की वैल्यू रख दी। और अब क्या करोगे? प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना। और वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है बच्चों V इज इक्वल टू ई डी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है? प्लेटों के बीच का सेपरेशन। आप ई की वैल्यू को रख दो तो फार्मूला बन के आया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहां तक सभी को समझ में आ गया?
और जब इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो गई तो अब क्या लिखोगे आप, धारिता यानी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। और बच्चों कैपेसिटेंस या धारिता जिसको कहते हो, इसका फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जब आप V की वैल्यू को यहां रखोगे तो ये बनेगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल, तो बच्चों फार्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो याद कर लो सभी लोग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के बीच में एयर भरी है, क्या भरी है, एयर, उसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए अपॉन डी। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, चलो अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मान के चलो। तो यहां पर दो केसेस हैं, दोनों को आप तैयार कर लो। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हो, ठीक है, एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, C जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। ये फार्मूला होता है एयर कैपेसिटर के लिए, इसी को आप लोग वायु संधारित्र के भी नाम से जानते हो। ठीक है बच्चों, और यदि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक हो, यदि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक भरा हो, ठीक है, जैसे वैक्स यानी मोम या फिर ऑयल, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पर K को क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दो फार्मूले आप लोग जरूर तैयार कर लें। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला है अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच एयर हो तब फार्मूला क्या होगा कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस का। और दूसरा क्या है बच्चों, यदि प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो फार्मूला क्या होगा। सभी को पूरी बात यहां तक क्लियर हो गई है। तो बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोथ फार्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर के लिए दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सिंबल ना भूलना न्यूमेरिकल के लिए, प्रतीक चिन्ह क्या है, ए है बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये बात आप सभी लोगों को अच्छी तरह तैयार कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन दिस लेसन, ठीक है। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, इन दोनों को अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो पहला फैक्टर बेटा क्या होता है, प्लेटों का एरिया। हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है वो C इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इससे हमको ये पता चला कि C प्रोपोर्शनल ए, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। अर्थात प्लेटों का अगर एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आप जितने बड़े क्षेत्रफल की प्लेटें रखोगे धारिता उतनी ज्यादा, है ना। जितना ज्यादा एरिया की प्लेट्स होगी बेटा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्षेत्रफल के बढ़ जाने पर धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। प्लेटों का एरिया का मतलब जानते हो ना, ये डायमेंशन आप बढ़ा दो, लंबाई और चौड़ाई। अगर आप ये डायमेंशन बढ़ा दो, ये डायमेंशन आप बढ़ा दो तो एरिया बढ़ जाएगा।
एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट तैयार कर लेना, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। दूसरा क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर। बिल्कुल ठीक है, फार्मूला हमारा होता था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इससे बच्चों हम लोग को पता चलता है C प्रोपोर्शनल 1/d, यानी डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है कैपेसिटी विद क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब D की वैल्यू जितनी कम होगी C की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। प्लेटों के बीच का गैप कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, और अगर कोई कंपैरिजन करने का न्यूमेरिकल आए तो C1/C2 इज इक्वल टू D2/D1। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है यहां से? और नंबर थर्ड बेटा क्या है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर बढ़ जाती है, और यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है, C प्रोपोर्शनल के। जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे, जिसकी K की वैल्यू ज्यादा, K की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? तो संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए आपसे कभी पूछा जाए कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत की उपस्थिति में कैपेसिटी ऑलवेज बढ़ जाती है। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता सदैव बढ़ जाती है। इस बात को भूलना नहीं सभी लोग, ठीक है? परावैद्युत माध्यम अगर प्लेटों के बीच में भर दोगे तो संधारित्र की धारिता बेटा हमेशा बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करके बताओ कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया कि बेटा कि नहीं समझ में आया, है ना? और सभी लोग शेयर किया करो, और जो नए बच्चे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आगे सीरीज और पैरेलल का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है? उसमें सीरीज और पैरेलल की प्रॉब्लम्स बेटा आपको बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेटा अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सब लोग मन लगा के तैयारी करो, अच्छे ढंग से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, और जितना ज्यादा हो सके टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे एक एक चीज बेटा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।